हेलो एवरीवन, आज करेंगे रिवीजन का पार्ट 2 स्टार्ट। यहां तक अपन ने इसके पहले रिवीजन कर लिया था। पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। यहां पर ये बोलता है कि एंटिटी उसके एनवायरनमेंट को समझना है। समझने के लिए अपन समझेंगे पहले एक्सटर्नल, फिर इंटरनल, फिर पॉलिसी, स्ट्रेटेजी और परफॉर्मेंस। एक्सटर्नल, इंटरनल, पॉलिसी, स्ट्रेटेजी, परफॉर्मेंस, ये हो गए 5। सबसे पहले बात करते हैं अपन एक्सटर्नल की। तो एक्सटर्नल के अंदर आता है पहले के अंदर रेलेवेंट इंडस्ट्री और रेगुलेटरी और अदर। ठीक है, तो अदर एक्सटर्नल फैक्टर। तो सबसे पहले आता है इंडस्ट्री, फिर आएगा रेगुलेटरी, फिर अदर आएगा। इंडस्ट्री के अंदर ये बोलता है कि जो इंडस्ट्री फैक्टर है वो इंक्लूड करता है इंडस्ट्री के कंडीशन को, और रेगुलेटरी के साथ बोलेगा वही बात कि रेगुलेटरी फैक्टर जो है वो इंक्लूड करता है रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को। ठीक है, अब इंडस्ट्री फैक्टर इंक्लूड करता है इंडस्ट्री की कंडीशन को। इसमें आता है सच एज कॉम्पिटिटर आता है, कस्टमर आता है, सप्लायर आता है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आता है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में लिख देना अगर 3G से 4G टेक्निक हो गई या 4G से 5G हो गई तो हमारा जो स्टॉक होता है वो ऑब्सोलीट हो जाता है। ठीक है, तो वैल्यूएशन का रिस्क आ जाता है उसमें। उसके बाद फिर आता है रेगुलेटरी फैक्टर जो इंक्लूड करता है, जैसे इंडस्ट्रियल फैक्टर इंडस्ट्री को इंक्लूड करता था, रेगुलेटरी फैक्टर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को इंक्लूड करेगा। इसमें हम लोग पढ़ते थे वो टेक्नोलॉजी ऊपर आया। ठीक है, अब यहाँ आएगा लीगल पॉलिटिकल, उसके बाद बचा इकोनॉमिकल। ठीक है, तो हमें पता ही है वो बात कि लीगल पॉलिटिकल का जोड़ा होता था 12th क्लास में, सोशल और इकोनॉमी का जोड़ा होता था, तो उसका इकोनॉमी अब नीचे आएगा और टेक्नोलॉजी ऊपर आ गया। ठीक है, तो लीगल पॉलिटिकल AFRF आएगा यहाँ पर। इसके बाद अदर एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर आएगा जनरल इकोनॉमिक कंडीशन, जिसके अंदर आएगा इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन। फिर अपन लोग आते हैं किसके अंदर, नेचर ऑफ एंटिटी। एंटिटी के नेचर में क्या क्या चीज़ आएगी। एंटिटी के नेचर में सबसे पहले आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फिर आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये बन गया कैश फ्लो। ठीक है, चलो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर अपन बोलेंगे एंटिटी का ऑपरेशन। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंदर बोलेंगे टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन स्पेशल पर्पस एंटिटी। उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बोलेंगे हाउ इट इज फाइनेंस एंड द वे इट इज स्ट्रक्चर। ठीक है, हाउ इट इज फाइनेंस एंड द वे इट इज स्ट्रक्चर। बस एक पॉइंट रहता है बीच में, वो है ओनरशिप। ठीक है, ओनरशिप और गवर्नेंस स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये हमारी 4 पॉइंट हो गए। तो एक्टिविटी से अपन ने 3 पॉइंट लिए और लास्ट एक्टिविटी थी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उसके अंदर हाउ इट इज फाइनेंस एंड द वे इट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से अपन ने एक और पॉइंट लिया गवर्नेंस, ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, अब स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स कब होता है, जब उसकी कई सारी सब्सिडियरीज हो, वेदर इट है सब्सिडियरीज, क्या उसकी सब्सिडियरीज है क्या। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कहलाएगा। उसके बाद फिर आते थे अपन पॉलिसी के अंदर। तो पॉलिसी के अंदर आता था हमारा एक तो सिलेक्शन और एक एप्लीकेशन। ठीक है, तो एंटिटी का सिलेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अब सिलेक्शन होना चाहिए था एप्रोप्रिएट, तो यहाँ पर लिखेंगे अब एप्रोप्रिएट होना चाहिए बिजनेस के लिए, फॉर इस बिजनेस। और कंसिस्टेंसी के अंदर अपन एप्लीकेशन में अपन वर्ड यूज करते थे कंसिस्टेंसी, तो यहाँ पर कंसिस्टेंट होना चाहिए विद AFRF। ठीक है, और साथ में जो रिलेवेंट इंडस्ट्री है उसके अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से, खैर AFRF भी याद रहेगा तो चल जाएगा। मतलब ये कहना चाह रहा है रिलेवेंट इंडस्ट्री के जो अकाउंटिंग पॉलिसी, वो अपने जो सिमिलर फर्म है जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करते हैं उससे भी रिलेट करना चाहिए। ठीक है, उसके हिसाब से कंसिस्टेंट होना चाहिए। अब यह बात करते हैं 3 चीज़ की। 3 चीज़ के अंदर आता है ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी और आता है अपना वो बिजनेस रिस्क। ठीक है, जो राइज करता हो किसको, रॉम को, ये वाला बिजनेस रिस्क। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले बताता है कि जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ओवरऑल प्लान होता है, जो स्ट्रेटेजी होता है वो अप्रोचेस होता है जिसको मैनेजमेंट जिसको यूज करेगा अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, इंटेंड टू यूज टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। तो 2 चीज को समझाया, ये ओवरऑल प्लान, ये अप्रोचेस, और अब समझाएंगे बिजनेस रिस्क को। तो बिजनेस रिस्क अराइज कैसे होता है, चेंज और कॉम्प्लेक्सिटी से, और ब्रॉड होता है, अराइज होता है और ब्रॉड होता है। ठीक है, इसके अंदर रोम होता है, अराइज होता है, ब्रॉड होता है, इसके अंदर रोम होता है। ठीक है, अराइज किससे होता है, चेंज और कॉम्प्लेक्सिटी से, और ब्रॉडर होता है रोम से, और इसके अंदर रोम इंक्लूड होता है। ठीक है, चलो इसके बाद 3 चीज के बारे में समझे और तीसरी चीज के बारे में अब आगे बताएगा। 3 चीज के बारे में मीनिंग बताया और तीसरी चीज को समझने की बात करेगा। ठीक है, 3 चीज को इसने समझाया और तीसरी चीज को हमें समझने की बात करेगा। बोलेगा अंडरस्टैंड करो बिजनेस रिस्क को, क्योंकि वो जरूरी है, वो तुम्हारे चांस बढ़ाता है रिस्क आइडेंटिफाई करने के। लेकिन अंडरस्टैंड में भी याद रखो
कि ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी सारे बिजनेसेस को आइडेंटिफाई असेस करने की नहीं होती, क्योंकि सारे बिजनेस रिस्क रोम को राइज नहीं करते। खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। अब रिस्क की बात करें तो यहां पर दो रिस्क ले लो, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट और प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट आना। अब जब नया प्रोडक्ट आता है तो पुराने प्रोडक्ट लाइबिलिटी बन जाते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट लाइबिलिटी बना देता है। और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आया तो हो सकता है हमारे पास पर्सनल ना हो उसको रेस्पॉन्स देने के लिए, इसने वर्ड यूज किया है डील करने के लिए चेंज के साथ, ठीक है। चलो फिर स्ट्रेटेजी हो गई, पॉलिसी हो गई, परफॉर्मेंस की बात करते हैं। परफॉर्मेंस में दो चीज आती है, एक मेजरमेंट आता है और रिव्यू आता है, ठीक है, मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ एंटिटीज परफॉर्मेंस। इसमें अपन ने देखा कि परफॉर्मेंस मेजर चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, वो क्रिएट करता है प्रेशर। इस प्रेशर में आकर मैनेजमेंट या तो मोटिवेट होकर अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा या मिसस्टेट करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, जो रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट को बढ़ाएगा, राइज करेगा, ठीक है, स्पेशली ड्यू टू फ्रॉड। चलो अब अंडरस्टैंडिंग एंटिटी के एनवायरनमेंट को समझना जो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, वो वेरी सिग्निफिकेंट भी होता है और इंपॉर्टेंट भी होता है। तो वेरी सिग्निफिकेंट है और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है प्लानिंग, ओवरऑल ऑडिट प्लान के लिए, ओवरऑल ऑडिट प्लान के लिए प्लानिंग के अंदर हेल्प करता है और प्रॉपर ऑडिट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस, प्लानिंग में हेल्प करता है, परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है। परफॉर्मेंस में वर्ड यूज करते हैं, प्रॉपर ऑडिट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है और डायनामिक प्रोसेस है। क्या है? अंडरस्टैंडिंग करना कंटिन्यूअस और डायनामिक प्रोसेस है ऑफ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसको अपन कब यूज करते हैं? इसको अपन ऐसे 200 में यूज करते हैं, 315 में यूज करते हैं और 320 में यूज करते हैं। अब 200 में दो एप्रोप्रिएट की बात करते हैं। पहले पॉलिसी का सिलेक्शन और एप्लीकेशन एप्रोप्रिएट होना चाहिए, इसे ऑडिटर कंसिडर करेगा, ठीक है। दूसरा एप्रोप्रिएट के ऑडिट एविडेंस सफिशिएंसी और एप्रोप्रिएटनेस को इवेल्युएट करने के लिए, ठीक है। पॉलिसी के एप्रोप्रिएटनेस को कंसिडर करने के लिए और एविडेंस के एप्रोप्रिएटनेस और सफिशिएंसी को इवेल्युएट करने के लिए। पॉलिसी के एप्रोप्रिएटनेस को कंसिडर, ऑडिट के एविडेंस के एप्रोप्रिएटनेस को इवेल्युएट, ठीक है। ये तो 200 के हो गए। 315 के अंदर आइडेंटिफाई असेस करने में हेल्प करता है रिस्क को और 320 में डिटरमिन करने में मटेरियलिटी, ठीक है। इन सब में काम आता है। और वो जो रिस्क रिक्वायर्ड स्पेशल कंसिडरेशन, ऑडिट कंसिडरेशन, उसमें भी काम आता है। तो वो अपन ने यहाँ नहीं पढ़ा था क्योंकि अपन ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा था, ठीक है। इसलिए उसको आइडेंटिफाई करने में, ऐसे रिस्क आइडेंटिफाई करने में जो रिक्वायर करते हो स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। चलो आगे बढ़ो। इंटरनल कंट्रोल का मतलब होता है, इंटरनल कंट्रोल का प्रोसेस। जहां कोई पूछेगा इंटरनल कंट्रोल क्या है, बोलेंगे प्रोसेस टीम करने का, डिजाइन, इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन बाय कौन? TCWG एंड मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल। TCWG, मैनेजमेंट, अदर पर्सनल क्यों करते हैं भाई? टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऑब्जेक्टिव? 4 ऑब्जेक्टिव। 4 ऑब्जेक्टिव। पहला P&L वाला ऑपरेशन, ठीक है, उसका इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। बैलेंस शीट वाला सेफगार्डिंग ऑफ एसेट। इन सब से बनता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसका रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वो बनती है FRO के हिसाब से, कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। ये हो गया 4, ठीक है। अब इंटरनल कंट्रोल जो वेरी करता है वो करता है साइज और कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से। रिस्क चेंज कॉम्प्लेक्सिटी, ये साइज कॉम्प्लेक्सिटी। चलो आगे बढ़ते हैं, वेरी करता है। अब इंटरनल कंट्रोल के बेनिफिट, अब बहुत ध्यान से अपन समझेंगे कि भाई इंटरनल कंट्रोल को अगर अपन समझे तो उसके बेनिफिट क्या है। उसके बेनिफिट ये है कि हम लोग सबसे पहला रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क के फैक्टर को आइडेंटिफाई करना और मिस स्टेटमेंट के टाइप्स को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के अंदर रिस्क के फैक्टर और मिस स्टेटमेंट का टाइप, इसको आइडेंटिफाई करना और एंटी ऑफ फैप को डिटरमिन करना, ठीक है। डिजाइन करना, हाँ डिजाइन करना, डिटरमिन करना वाला डिजाइन करना, ठीक है। चलो ये 3 चीज के अंदर हमें ये अंडरस्टैंडिंग काम आती है। अब ध्यान से सुनना बेटा, मैं 3 चीज के बारे में तुम्हें बताऊंगा। अपन प्लानिंग के अंदर यानी कि रिस्क असेसमेंट के अंदर 3 चीज करते हैं। वो 3 चीज क्या होता है? एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना, इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करना और इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करना। ये 3 चीज प्लानिंग स्टेज में होती है। एंटिटी का एनवायरनमेंट अंडरस्टैंड, इंटरनल कंट्रोल अंडरस्टैंड, 2 अंडरस्टैंड और एक इवेल्युएशन, ठीक है। तो बेनिफिट ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट,
उसके एनवायरनमेंट को समझने का बेनिफिट क्या है, वो 200, 315, 320 में काम आता है, ऊपर पढ़े अभी। और इंटरनल कंट्रोल को समझना वो रिस्क और मटेरियल स्टेटमेंट में काम आता है और एनटी और फेप में काम आता है। दो हो गए बेनिफिट। एनटीडी और इसके एनवायरनमेंट को समझना 200, 315, 320 में काम आता है। इंटरनल कंट्रोल को समझना रिस्क और मटेरियल स्टेटमेंट में काम आता है, ठीक है। मिस स्टेटमेंट का टाइप, रिस्क का फैक्टर और वो एनटी इसमें काम आता है। अब इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करना, वो कहाँ पर काम आता है, उसका बेनिफिट क्या है। 3 बेनिफिट हो जाएंगे यहाँ पर। अब बेनिफिट पे आ जाते हैं सीधे, फिर वापस लिमिटेशन पे आ जाएंगे। कहाँ है बेनिफिट इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करने का, पेज नंबर 3.43, इसके बाद वाला ये रहा। अब आता है बेनिफिट ऑफ इवेल्यूशन। अब जब इवेल्यूएट कर लोगे तो उसको सही गलत बता दोगे कि इंटरनल कंट्रोल एप्रोप्रिएट है या नहीं है, उसमें कोई वीकनेस तो नहीं है, वो एक्सेसिव तो नहीं है, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल एडिक्वेट है क्या, ये बता दोगे। वो वीक तो नहीं है, ठीक है। व्हाट आर द एरियाज में कहाँ पर इंटरनल कंट्रोल वीक है, कहाँ पर इंटरनल कंट्रोल एक्सेसिव है, ठीक है। वीक का मतलब होता है क्या फ्रॉड एरर के चांस है क्या, ठीक है। तो चांसेस पता पड़ जाएगा फ्रॉड एरर के। साथ में क्या सजेशन देना है, क्या सम वर्थवाइल सजेशन कैन बी गिवन, क्या सजेशन दे सकते हैं क्या, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल को इंप्रूव करने के लिए, ठीक। उसके बाद 4 चीज़ हो गई। उसके बाद 3 चीज़ आएगी, एक आएगा इंटरनल ऑडिट का, एक आएगा मैनेजमेंट का और एक एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इफेक्टिव है क्या, ठीक है। क्या मैनेजमेंट के फंक्शन एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल एप्रोप्रिएट है क्या, यानी वो डमी वर्कर तो क्रिएट नहीं हो रहे। तो क्या रिक्रूटमेंट में और एनरोलमेंट में कंट्रोल लगा हुआ है क्या, वर्कर के रिक्रूटमेंट एनरोलमेंट, क्या डमी वर्कर क्रिएट तो नहीं हो रहे, ठीक है। अब 2 हो गए। तीसरी चीज़ पढ़ी अपन ने मैनेजमेंट फंक्शन की। तो क्या मैनेजमेंट का फंक्शन एप्रोप्रिएट है क्या, कहाँ पर है, हाँ ये था। तो मैनेजमेंट का फंक्शन एडिक्वेट है क्या, एप्रोप्रिएट है क्या, सो फार एज कंसर्न विद करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। मैनेजमेंट का फंक्शन स्पेशली रिलेटेड टू करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। उसके बाद ये हो गया अपना 3। अब हमारे 2 काम ले लो, फिर 2 ऑब्जेक्टिव ले लेंगे। हमारे 2 काम ये कि कितना एक्सटेंड तक हमें एग्जामिनेशन करना है, ठीक है, और कौन सा ऑडिट टेक्निक और ऑडिट प्रोसेस अपन को परफॉर्म करना है, ठीक है, मतलब कौन सा ऑडिट प्रोसेस और टेक्निक एप्रोप्रिएट है, ठीक। एग्जामिनेशन कितने एक्सटेंड तक करना है, कौन सा टेक्निक प्रोसेसर एप्रोप्रिएट है। इसके बाद 2 अपन वो ले लेते हैं, एसेट का सेफगार्ड कर रहा है क्या, और उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का रिकॉर्ड और रिपोर्ट रिलायबल है क्या। तो क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिलायबल है क्या, रिलायबल इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहा है क्या, और क्या एसेट को सेफगार्ड कर रहा है क्या, ये सब पता पड़ जाता है अपन को इवेल्यूएट करने से। ये 3 बेनिफिट हो गए बेटा। पहला 200, 315 वाला अंडरस्टैंडिंग का, उसके बाद वो 3 पॉइंट वाला, उसके बाद ये कितने पॉइंट होते हैं इसमें, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 8, 9, 10, 11 पॉइंट वाला, ठीक है। चलो ये 3 बेनिफिट साथ में इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि कभी कोई कंफ्यूजन ना हो, आया कौन सा बेनिफिट और लिख कौन सा बेनिफिट रहे। तीनों बेनिफिट को साथ में पढ़ोगे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद आते हैं अपन किस पे, अब क्या आया, लिमिटेशन। तो लिमिटेशन के अंदर अपन ने पढ़ा था लैक ऑफ जजमेंट। लैक ऑफ जजमेंट, लैक ऑफ जजमेंट के अंदर LAC, L का मतलब लिमिटेशन स्मॉल एंटिटीज, A का मतलब एक्यूरेट रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है, A का मतलब रीजनेबल एश्योरेंस, और C का मतलब कल्यूशन अमंग पीपल, ठीक है। और जजमेंट के अंदर पहला J जजमेंट का, दूसरा J भी जजमेंट का, ह्यूमन जजमेंट डिसीजन मेकिंग और जजमेंट बाय मैनेजमेंट, और बीच में आता है U लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। अब सबसे पहला अपन पढ़ते हैं कि इंटरनल कंट्रोल सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस देता है, ठीक है, नो मैटर हाउ इफेक्टिव इट इज, कितना इफेक्टिव है उससे मतलब नहीं है। उसके बाद ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, ये फॉल्टी हो सकता है जिससे इंटरनल कंट्रोल के अंदर वो आ सकता है, वो क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन आ सकता है, ब्रेक डाउन अगर हो सकता है। उसके बाद जैसे डिजाइन में एरर आ गया, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक। तो क्या बोला अपन ने ह्यूमन डिसीजन के अंदर कि ह्यूमन डिसीजन फॉल्टी हो सकता है जिससे इंटरनल कंट्रोल में ब्रेक डाउन आ सकता है। इसका एग्जाम्पल इंटरनल कंट्रोल की डिजाइन में एरर आना, ठीक है, डिजाइन ही गलत होना। उसके बाद लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्पस। अब इंटरनल कंट्रोल के पर्पस के लिए, इंटरनल कंट्रोल के पर्पस के लिए जो इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है,
उसका इफेक्टिव यूज ना करना, ठीक है, बाय द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। जो पर्सन इंफॉर्मेशन को रिव्यू करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है ना, वो इंफॉर्मेशन का इफेक्टिव यूज नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो पर्सन या तो रिव्यू कर रहा है, जो इंफॉर्मेशन को रिव्यू कर रहा है, ठीक है, वो या तो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। पहला, वापस बोलता हूँ, इंफॉर्मेशन जो प्रोड्यूस हो रही है फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, उसका इफेक्टिव यूज ना करना। क्यों? क्योंकि जो पर्सन उसको रिव्यू कर रहा है या तो उसको समझ नहीं रहा, ठीक है, डू नॉट अंडरस्टैंड इस पर्पस, उसके पर्पस को समझ नहीं रहा, या फिर वो एक्शन नहीं ले रहा, ठीक है, फेल हो रहा है टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। कल्यूजन अमंग, कल्यूजन करेंगे पीपल तो कंट्रोल को ओवरराइड कर देंगे। जजमेंट बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट दो चीज़ के जजमेंट लेता है, एक कौन सा कंट्रोल इंप्लीमेंट करना है उसका नेचर एक्सटेंड, और कौन सा रिस्क एज्यूम करना है उसका नेचर एक्सटेंड। वर्ड यूज करते हैं, कंट्रोल चूजेस टू इंप्लीमेंट और रिस्क चूजेस टू एज्यूम। लिमिटेशन ऑफ स्मॉल एंटिटी, स्मॉल एंटिटी के केस में कम एम्प्लॉय होते हैं, सेग्रीगेशन प्रैक्टिकल नहीं होता, लेकिन ओनर मैनेजर क्या होता है, ओवरसाइट एक्सरसाइज करता है, इफेक्टिव ओवरसाइट एक्सरसाइज करता है, ठीक है, जो कंट्रोल को सेग्रीगेशन को कंपनसेट करता है। कम एम्प्लॉय होते हैं, सेग्रीगेशन प्रैक्टिकल नहीं है, मगर इफेक्टिव ओवरसाइट एक्सरसाइज करता है, इससे कंपनसेट कर देता है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी को, ठीक है, ये कंपनसेट कर देता है। और उसके बाद लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि वो कंट्रोल को ओवरराइड कर लेता है इजीली, ठीक है, कंट्रोल ओवरराइड करना उसके लिए बहुत इजी है, क्योंकि उसके साथ किसी के साथ मिलना नहीं है। चलो कंपोनेंट के अंदर आते हैं अपने 5 कंपोनेंट। सबसे पहला कंपोनेंट जो सबका फाउंडेशन है वो है कंट्रोल एनवायरनमेंट। उसके बाद कंट्रोल एनवायरनमेंट के बाद जो मैनेजमेंट है वो सबसे पहले रिस्क को असेस करेंगे, उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन सिस्टम लगाएंगे, कुछ रिस्क तो उससे ही कम हो जाएंगे, बचे हुए को कंट्रोल एक्टिविटी से कम करेंगे, और लास्ट में आता है मॉनिटरिंग। क्रिक मैच से भी याद रख सकते हो, CRICM, क्रिक मैच, ठीक है, CRICM। चलो सबसे पहले कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर क्या होगा, ऑर्डर इवेल्यूट करेगा दो चीज को, क्या मैनेजमेंट ने क्रिएट और मेंटेन किया है, क्या कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर का, ये कल्चर क्रिएट और मेंटेन किया है क्या, पहली बात। दूसरी बात, जो स्ट्रेंथ है कंट्रोल एनवायरनमेंट की, फाउंडेशन प्रोवाइड करेगी अदर कंपोनेंट को। उसके बाद कंट्रोल में क्या आता है, कंट्रोल में दो चीज आती है, खुद कंट्रोल एनवायरनमेंट आता है, तीसरा कंट्रोल एनवायरनमेंट में दो चीज आती है, खुद कंट्रोल एनवायरनमेंट आता है, तीसरा। तो पहला दो चीज आती है वो है फंक्शन और एक्शन। मैनेजमेंट और गवर्नेंस के TCWG का गवर्नेंस फंक्शन और मैनेजमेंट का फंक्शन, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट फंक्शन, और TCWG मैनेजमेंट के एक्शन, एटीट्यूड और अवेयरनेस, AAA, ठीक है, एक्शन, एटीट्यूड और अवेयरनेस। तो दो चीज आती है कंट्रोल एनवायरनमेंट में, एक फंक्शन और एक एक्शन, ठीक है, गवर्नेंस मैनेजमेंट फंक्शन और एटीट्यूड अवेयरनेस एक्शन, ठीक है। उसके बाद खुद आता है कंट्रोल एनवायरनमेंट जो सेट करता है टोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, साथ में इन्फ्लुएंस करता है कंट्रोल कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल को, पर लोगों के कंट्रोल कॉन्शियसनेस को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। चलो एलिमेंट ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट, TCWG ने मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करके कहा कि कॉम्पिटेंट लोगों का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाओ, ये कहा, ठीक है। तो कॉम्पिटेंट लोग के अंदर आए वो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर आया ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी का असाइनमेंट ऑफ ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। इस तरीके से 7 पॉइंट हो गए थे। तो 5 पॉइंट TCWG ने मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करके कहा कॉम्पिटेंट पर्सन का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाओ, है तो 5 पॉइंट। कॉम्पिटेंट लोगों से अपन ने 2 निकाले, 1 पॉइंट निकाला और 1 इससे निकाला, ये 7 हो गए, ठीक है। कॉम्पिटेंट लोगों से अपन ने निकाला, कॉम्पिटेंट के अंदर था कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, उससे अपन ने निकाला ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से अपन ने निकाला असाइनमेंट ऑफ ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। आओ कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो TCWG ने मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करके कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यू, इसके अंदर आता है कि कंट्रोल का जो इफेक्टिवनेस है वो वहाँ के लोगों के इंटीग्रिटी और एथिकल बिहेवियर से बढ़ेगा नहीं, और जो एथिकल बिहेवियर है लोगों के बीच में, ठीक है, वो प्रोडक्ट है एंटिटी के एथिकल इंटीग्रिटी और एथिकल स्टैंडर्ड का, ठीक है, वो प्रोडक्ट है एंटिटी के एथिकल और बिहेवियरल स्टैंडर्ड, ठीक है। ये 2 चीज़ पड़ी। कंट्रोल का इफेक्टिवनेस उसको बनाने वाले से ऊपर नहीं जाएगा, और जो इंटीग्रिटी और एथिकल बिहेवियर है वो प्रोडक्ट है एथिकल और बिहेवियरल स्टैंडर्ड का, ठीक है। फिर हम लोग अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की और एनफोर्समेंट की। उसके पहले ये बताता है कि कैसे वो लोग कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, और कैसे वो लोग रीइंफोर्स करते हैं। उसमें एनफोर्समेंट की बात करें तो एनफोर्समेंट में क्या आता है कि मैनेजमेंट अपने एक्शन से
एलिमिनेट करे या मिटिगेट करे इंसेंटिव को, टेम्पटेशन को, जो पर्सन को एंगेज करता है अनएथिकल, इलीगल और डिसऑनेस्ट एक्ट में। साथ में कम्युनिकेशन ऑफ एंटिटी पॉलिसी के अंदर क्या आता है कि कम्युनिकेशन करना है अपन को बिहेवियरल स्टैंडर्ड और टू पर्सनल थ्रू। बिहेवियरल स्टैंडर्ड का कम्युनिकेशन करना है किसके थ्रू? 3 चीज के थ्रू। पहला पॉलिसी स्टेटमेंट, दूसरा कोड ऑफ कंडक्ट और तीसरा बाय एग्जाम्पल। फिर अपन लोग पढ़े कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस। कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस के अंदर अपन पढ़ेंगे मैनेजमेंट का कंसिडरेशन के पर्टिकुलर जॉब पे हम कॉम्पिटेंट लेवल के लोगों को ही रखेंगे। ठीक है, चलो पार्टिसिपेशन बाय TCWG अपने उससे क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स से पार्टिसिपेट करेगा, अपने एट्रीब्यूट से पार्टिसिपेट करेगा। जैसे उनका इंडिपेंडेंस होना मैनेजमेंट से, उनका एक्सपीरियंस, स्टेचर एंड एक्सटेंट ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट। 3 चीज। सबसे पहला कि वो मैनेजमेंट से अलग है अपने एक्सपीरियंस और स्टेचर की वजह से। ठीक है, तो उनका एक्सपीरियंस स्टेचर ऐसा है कि जिससे वो मैनेजमेंट से अलग होते हैं, और साथ में वो उनका इन्वॉल्वमेंट किसी भी काम में कितना है, तो उनके इन्वॉल्वमेंट और उनके एक्सपीरियंस स्टेचर की वजह से वो मैनेजमेंट से बिल्कुल अलग रहते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंस फ्रॉम मैनेजमेंट। उसके बाद मैनेजमेंट की फिलोसफी और ऑपरेटिंग स्टाइल में मैंने 2 चीज़ पढ़ी। क्या 2 चीज़? एक तो मैनेजमेंट का अप्रोच और एक मैनेजमेंट का एटीट्यूड। अप्रोच पॉलिसी के सेलेक्टिव ऑफ पॉलिसी को लेकर, ठीक है, मैनेजमेंट का अप्रोच पॉलिसी को सिलेक्शन को लेकर, और मैनेजमेंट का एटीट्यूड 2 चीज़ को लेकर, इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग और अकाउंटिंग फंक्शन। ठीक है, अकाउंटिंग को लेकर मैनेजमेंट का एटीट्यूड और पॉलिसी को लेकर मैनेजमेंट का अप्रोच। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर एंटिटी की जो एक्टिविटी हो, प्लान, एग्जीक्यूटिव, कंट्रोल और रिव्यू होती है। ठीक है, प्लान भी होती है, प्लान के साथ हमेशा एग्जीक्यूट चलेगा, एग्जीक्यूट के बाद उसका रिव्यू चलेगा, कंट्रोल एंड रिव्यू। ठीक है, पहले काम प्लान होता है, फिर वो होता है, फिर उसको कंट्रोल और रिव्यू करते हैं उसको। ठीक है, होने के बाद कंसिडरिंग की एरियाज ऑफ, इसके की एरियाज को अपन देखते हैं। अब इसके बाद असाइनमेंट आएगा ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी का, जहाँ पर ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी को तो असाइन किया जाता है, कैसे असाइन करते हैं ये देखते हैं, और कैसे रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं। ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन करते हैं, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं, कैसे ये देखना होता है इसमें। ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी एंड प्रैक्टिस में वो पॉलिसी देखते हैं जो रिलेट होती है किससे? रिक्रूटमेंट है, ओरिएंटेशन, वर्कर को लाना, उसको समझाना, उसको ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग देकर वो काम करेगा, उसके काम को इवेल्यूएट करना, इवेल्यूएट करके कंपनसेशन वगैरह देना, प्रमोशन वगैरह देना। ठीक है, और काउंसलिंग वगैरह और रेमेडियल एक्शन लेना, ये सब आता है इसके अंदर। चलो अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट सेटिस्फैक्टरी है तो वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है, टू प्रिवेंट फ्रॉड, लेकिन वो हेल्प करता है फ्रॉड के रिस्क को कम करने में। प्लस कंट्रोल एनवायरनमेंट के स्टैंड को ऑडिटर यूज करता है इवेल्युएट करने में अदर कंपोनेंट। ऑडिटर का जो इवेल्यूएशन होता है अदर कंपोनेंट का, उसको इन्फ्लुएंस करता है कंट्रोल एनवायरनमेंट का स्ट्रेंथ। कंट्रोल एनवायरनमेंट का स्ट्रेंथ ऑडिटर जो इवेल्युएट करता है ना बाकी कंपोनेंट को, उसको इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, चलो ये रहा, यहां पढ़ा था मैं। एंटिटी का रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट में एंटिटी कैसे आइडेंटिफाई करता है बिजनेस रिस्क को। अब आइडेंटिफाई कर लिया, अब असेस करेंगे। असेस के अंदर वही लाइक्लीहुड और मैग्नीट्यूड, तो एस्टिमेट करेंगे सिग्निफिकेंस यानी मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो रिस्क के सिग्निफिकेंस को एस्टिमेट करेंगे और लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस को असेस करेंगे। तो आइडेंटिफाई और असेस हो गया। उसके बाद डिसाइड करना कि कौन सा एक्शन लेना है उसको एड्रेस करने के लिए। ठीक है, एक्शन डिसाइड करना जो उसको एड्रेस करने के लिए लेना है। ये 4 चीज। रिस्क किससे अराइज होता है वही बता रखा है। नई टेक्नोलॉजी, नया प्रोडक्ट, नया ये सब कुछ नया। नई टेक्नोलॉजी, नए प्रोडक्ट के बारे में ऊपर पढ़ा था। टेक्नोलॉजी अगर नहीं आएगी तो क्या हमारे पास पर्सनल है जवाब देने के लिए, ये रिस्क होता है। और नया प्रोडक्ट आएगा तो हमारी प्रोडक्ट लाइबिलिटी को बढ़ा देगा, ये ऊपर पढ़ा था। चलो वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। फिर आता था इन्फॉर्मेशन सिस्टम। इन्फॉर्मेशन सिस्टम में हम ये देखते हैं कि जो क्लासेस ऑफ ट्रांसलेशन सिग्निफिकेंट है उसे किस एविडेंस से हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर करता है। ठीक है, और किस प्रोसेसर से उसकी अकाउंटिंग करता है। ठीक, जो क्लासेस ऑफ ट्रांसलेशन सिग्निफिकेंट है स्कोर्ड, उसे किस एविडेंस से कैप्चर करता है, किस एविडेंस से कैप्चर करता है और किस प्रोसेसर से उसकी अकाउंटिंग करता है। यानी क्या पहले जनरल एंट्री करता है, फिर लास्ट में उसका पूरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तैयार होता है। ठीक है, जो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है मैनेजमेंट उसकी इंफॉर्मेशन सिस्टम उसको किस एविडेंस से कैप्चर करता है।
हो गए, एक कैप्चर वाला पॉइंट और एक एविडेंस वाला पॉइंट। और किस प्रोसेस से उसकी अकाउंटिंग करता है, क्या पहले जनरल एंट्री करता है, उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाता है। ठीक है, कितने हो गए 6 और है कितने 6। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, अब समझ लेते हैं। तो प्रोसेसर के अंदर हमने पढ़ा कि प्रोसेसर जो ट्रांजेक्शन फॉलो करता है, प्रोसेसर बाय विच दोस ट्रांजेक्शन आर, वो प्रोसेसर जिससे ट्रांजेक्शन इनिशिएट होगा, रिकॉर्ड होगा, प्रोसेस होगा, करेक्ट होगा अगर जरूरत पड़ रही है तो, और उसके बाद ट्रांसफर होगा जनरल लेजर में और लास्ट में जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम बता दिया अपन को, इनिशिएट कैसे होता है, फिर जनरल एंट्री करके रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद वो लेजर वगैरह बनाते हैं, उसको प्रोसेस वर्ड बोला है। ठीक है, और अगर कुछ करेक्ट करना हो तो करेक्ट कर लो, बीच में इसको डाल दिया है। फिर बाद में लेजर बनने के बाद और जनरल लेजर में जाता है। ठीक है, तो प्रोसेस के बाद ट्रांसफर टू जनरल लेजर और लास्ट में वो रिपोर्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये प्रोसेसर के बारे में बता दिया। अब दूसरा बताया कि जो भी हमारी ट्रांसैक्शन वगैरह है वो सपोर्टेड होना चाहिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड और सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर करता है इवेंट एंड कंडीशन को जो सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी कि कंप्लीटनेस होना चाहिए, कोई ओमिशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद बोलता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो होता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, उसे अपन यूज टू प्रिपेयर द एंटिटीज फाइनेंशियल सिस्टम। मतलब यहाँ पर ये समझेंगे अपन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस के बारे में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में देखते हैं या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस के बारे में देखते हैं। ठीक है, और लास्ट जनरल एंट्री पे कौन कौन से कंट्रोल लगा रखे ये देखते हैं। तो ये बात हो गई इंफॉर्मेशन सिस्टम की। इंफॉर्मेशन हमें, इंफॉर्मेशन सिस्टम हमें क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन देता है, उससे हम लोग डिसीजन लेते हैं। हमेशा याद रखना, डिसीजन हमेशा इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही लिया जाता है। और कुछ काम की चीज़ पड़ी थी कि कंट्रोल एक्टिविटी की बात करें। कंट्रोल एक्टिविटी में हमें ऑडिटर को अंडरस्टैंड करना होता है सिर्फ वो कंट्रोल जो सिग्निफिकेंट से रिलेटेड है, जो हमारे रिस्क असेसमेंट को अफेक्ट से रिलेवेंट है। ठीक है, तो स्कोर से रिलेवेंट कंट्रोल को हमें अंडरस्टैंड करना होता है, सारे कंट्रोल को अंडरस्टैंड नहीं करना। अब कंट्रोल एक्टिविटी क्या होता है, अपन ने पहले देख लिया कि कंट्रोल एक्टिविटी पॉलिसी एंड प्रोसेसर होता है जो मैनेजमेंट के डायरेक्टिव को अचीव करने के लिए, कैरी आउट करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या क्या चीजें आती है इस पॉलिसी प्रोसेसर के अंदर, इंक्लूड पॉलिसी प्रोसेसर रिलेटिंग टू कंट्रोल एक्टिविटी पॉलिसी प्रोसेसर होता है, उसके अंदर इंक्लूड होता है पॉलिसी प्रोसेसर रिलेटिंग टू 4 चीज, रिस्क RISC, R का मतलब रिव्यू, परफॉर्मेंस रिव्यू, एक्चुअल परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं बजट के साथ। ठीक है, R के बाद I इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इसमें कंट्रोल ओवर चेकिंग अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, अरिथमेटिक एक्यूरेसी को चेक करने के लिए कोई कंट्रोल लगाया गया। उसके बाद S मतलब सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, और उसके बाद C मतलब कंट्रोल फिजिकल कंट्रोल, C मतलब कंट्रोल फिजिकल कंट्रोल, तो फिजिकल कंट्रोल ओवर फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ एसेट, एसेट की सिक्योरिटी पे कंट्रोल लगाया गया। ठीक है, चलो मॉनिटरिंग। भैया मॉनिटरिंग के अंदर जो मॉनिटरिंग कंट्रोल होता है, मॉनिटरिंग भी अपने आप में एक प्रोसेस है जो असेस करता है इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, मॉनिटरिंग क्या है, अपने आप में एक प्रोसेस है जो इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस को असेस करता है ओवर टाइम। ठीक है, असेस भी करता है ओवर टाइम और साथ में टेकिंग नेसेसरी रेमेडियल एक्शन, जैसे अगर मॉडिफाइड करना है एज अप्रोप्रिएट फॉर चेंज इन कंडीशन, चेंज के हिसाब से अगर मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो मॉडिफाई करना है क्या, एज अप्रोप्रिएट फॉर चेंज इन कंडीशन, कंडीशन में चेंज आया उसके लिए ज़रूरी हो। ठीक, तो अपन ने ये देखा कि मॉनिटरिंग भी एक प्रोसेस है जो इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस को चेक करता है। ठीक है, ओवर टाइम साथ में रेमेडियल एक्शन भी लेता है, जैसे अगर मॉडिफाइड करना है चेंज के लिए। ठीक है, अब जो मॉनिटरिंग होता है 2 तरीके से होता है, एक ऑनगोइंग और एक सेपरेट इवेल्यूशन और एक कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ऑनगोइंग, सेपरेट इवेल्यूशन या इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब ऑनगोइंग एक्टिविटी कभी कभी क्या बन जाता है, कभी कभी नॉर्मल रिकरिंग एक्टिविटी बन जाती है। ठीक है, और इसके अंदर क्या आता है, ऑनगोइंग के अंदर ऑनगोइंग कभी कभी नॉर्मल रिकरिंग एक्टिविटी बनती है और इसके अंदर आता है मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी एक्टिविटी। ठीक, साथ में हम लोग सेपरेट इवेल्यूशन जो करते हैं, अपन मॉनिटरिंग करते हैं, मॉनिटरिंग के अंदर और चीज़ भी आती है। क्या आती है, जैसे कम्युनिकेशन करना है एक्सटर्नल पार्टी के साथ। एक्सटर्नल पार्टी में अपन ने 2 चीज़ लिया है यहाँ पर, एक कस्टमर की कंप्लेंट और एक रेगुलेटरी के एक्शंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या सारे कंट्रोल रिलेवेंट है क्या, तो हम बोलते हैं कि कंट्रोल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं, ना ही सारे ऑब्जेक्टिव रेलेवेंट है और ना ही सारे कंट्रोल रेलेवेंट है।
ठीक है। अब जो कंट्रोल रेलेवेंट होते हैं उनको जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो फैक्टर ये है। दो चीज सबसे जरूरी होती है, वो दो चीज है, एक तो मटेरियलिटी और रिस्क का सिग्निफिकेंस रिस्क। तो मटेरियलिटी और सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेटेड रिस्क, कि रिस्क कितना सिग्निफिकेंट है, दो चीज। उसके बाद आता है नेचर ऑफ एंटिटी, साइज ऑफ एंटिटी, ठीक है, और नेचर ऑफ एंटिटी, साइज ऑफ एंटिटी और डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटी और AFRF, ठीक है, या एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो साइज आ गया, नेचर आ गया और लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आ गई, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन की कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी की जो कंट्रोल है वो रेलेवेंट है क्या? अगर इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है तो उसका कंट्रोल भी रेलेवेंट है। चलो बहुत बढ़िया, मजा आया। अब ये याद है क्या बोलता है, ये ऐसे नहीं बोलता इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है, ये कहता है इन्फॉर्मेशन अगर हम यूज करें, ऑर्डर यूज करना चाहे, किसको किस में यूज करना चाहे, डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग फेब, ठीक है। अपन बोलते हैं अगर इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है हमारे ऑडिट के लिए, ऑडिट को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, ये ऑडिट को परफॉर्म करना नहीं बोलता, ये बोलता है डिजाइन एंड इंप्लीमेंटिंग ऑफ फेब, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल ओवर सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट, इसमें दो अपन पढ़ते हैं, एक आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड और एक होता है ऑपरेशन से रिलेटेड, ठीक है। रेलेवेंट होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड, और उसमें एग्जांपल इसने दे रखा है कि फाइनेंशियल से रिपोर्टिंग वाला जो होता है वो पासवर्ड होता है जो लिमिट करता है एक्सेस ऑफ डेटा और प्रोग्राम को, ठीक है, डेटा और प्रोग्राम के एक्सेस को लिमिट करता है पासवर्ड। कौन से? डेट प्रोसेस, कैश डिस्बर्समेंट, ये एग्जाम्पल में लिखा है कैश डिस्बर्समेंट, ठीक है, तो रेलेवेंट होगा। ऐसे ही जो कंट्रोल एक्सेसिव यूज ऑफ मटेरियल इन प्रोडक्शन को प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया है, एक्सेसिव यूज को ऑफ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन इन प्रोडक्शन, उसको प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया, ठीक है, वो रेलेवेंट नहीं है। कंट्रोल रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव डेटा नॉट रिलेवेंट टू ऑडिट, यानी कंट्रोल अगर ऑब्जेक्टिव में लगाया जो ऑब्जेक्टिव ऑडिट से रिलेटेड है ही नहीं, जैसे एयरलाइन वालों ने कंट्रोल लगाया कि ऑटोमेटेड कंट्रोल लगाया, ठीक है, प्लानिंग के शेड्यूल को मेंटेन करने के लिए, फ्लाइट के शेड्यूल को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ऐसे सिस्टम को समझना जरूरी नहीं है, ठीक, लेकिन स्टैट्यूट और रेगुलेशन ने रिक्वायर किया है कि ऑर्डर को रिपोर्ट करना है कंप्लायंस के ऊपर, कंट्रोल के कंप्लायंस के ऊपर रिपोर्ट करना है, ये स्टैट्यूट और रेगुलेशन ने मांगा है, रिक्वायर किया है, ठीक है। तो ऑर्डर को उसे रिव्यू करना पड़ सकता है, कैसे? ब्रॉडर और मोर डिटेल, तो ऑर्डर का रिव्यू उसके रिलेटेड ब्रॉडर और मोर डिटेल हो सकता है, ठीक। तो पहला पॉइंट आता था अपना, अभी ये आने से पहले अपन ने 4 पॉइंट पढ़े, ये आने से पहले पहला पॉइंट क्या सारे कंट्रोल रिलेवेंट है क्या इन्फॉर्मेशन की एक्यूरेसी और उसके कंट्रोल रिलेवेंट है क्या, तो सारे कंट्रोल के अंदर कुछ पॉइंट्स पढ़े थे मैंने मटेरियलिटी वगैरह वाले, क्या इन्फॉर्मेशन वाला एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस वाला वो है क्या रिलेवेंट, और फिर अपन ने पढ़ा क्या सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट का रिलेवेंट है क्या, इसमें मैंने 2 पॉइंट पढ़े, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और ऑपरेशन वाले, और लास्ट अपन पढ़े ऑब्जेक्टिव वाला रिलेवेंट है क्या, ठीक है। तो ऑल इंफॉर्मेशन सेफ गार्डिंग, ऑल इंफॉर्मेशन सेफ गार्डिंग, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव, ये 4, एक तो ऑल बोलता है, एक इंफॉर्मेशन वाला बोलता है, कंप्लीट एक्यूरेसी वाला, सेफ गार्डिंग वाला बोलता है, और ऑब्जेक्टिव वाला बोलता है, ठीक है। अब नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेलेवेंट कंट्रोल, कितना उसको अंडरस्टैंड करना है उसके लिए, और कैसे अंडरस्टैंड करना है उसके लिए इसने कहा कि 2 चीज़ होती है, एक होता है डिज़ाइन और एक होता है इंप्लीमेंटेशन। डिज़ाइन का मतलब तो इससे नहीं बताया, अगर इंप्लीमेंटेशन का इससे मतलब बताया, इंप्लीमेंटेशन के मतलब 2 होते हैं, पहला एक एग्जिस्ट करता है और दूसरा हम यूज भी करते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल एग्जिस्ट करे एंड देन द एंटिटी इज यूजिंग इट, ये तो बताया इंप्लीमेंटेशन का मतलब। डिज़ाइन का मतलब तो नहीं बताता, लेकिन बोलता है कि भाई इवैल्यूएशन ऑफ डिज़ाइन का मतलब होता है कि क्या कंट्रोल पीडीसी करने में कैपेबल है क्या, ठीक है। तो क्या कंट्रोल इंडिविजुअली और कॉम्बिनेशन में, मतलब अकेला खुद कंट्रोल या किसी के साथ मिलकर कैपेबल है इफेक्टिवली पीडीसी करने के लिए मटेरियल स्टेटमेंट को, ठीक। तो डिज़ाइन को इवैल्यूएट करना मतलब पीडीसी को चेक करना कि पीडीसी करने में वो है क्या। तो डिज़ाइन का मतलब नहीं बताया, डिज़ाइन का मतलब होता है बनाना, कंट्रोल को डिज़ाइन करना, ठीक है। चलो अब ये कहता है सबसे पहला काम इवैल्यूएशन में क्या आता है, अपन पढ़ रहे हैं नेचर एक्सटेंट अंडरस्टैंडिंग का, तो सबसे पहला काम अंडरस्टैंडिंग के अंदर आता है कि डिज़ाइन को अंडरस्टैंड करो, डिज़ाइन को कंसिडर करो। क्यों? क्योंकि अगर डिज़ाइन ही सही नहीं होगी, इम्प्रॉपर्ली डिज़ाइन होगा कंट्रोल, तो उस केस में सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मानी जाती है, ठीक है। फिर कुछ काम की चीज़ पड़ी, हाँ। अब अपन कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले अपन इंक्वायरी करते हैं, फिर अपन ऑब्जर्वेशन, फिर अपन इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट करते हैं, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और हम ट्रेस करते हैं ट्रांजैक्शन को इन्फॉर्मेशन सिस्टम से, ठीक। चलो यहाँ पर कुछ काम की चीज़, हाँ यहाँ पर काम की चीज़ पढ़ी अपन ने, क्या पढ़ा अपन ने,
कि जो अपन अंडरस्टैंड ऑब्टेन कर रहे हैं एंटी कंट्रोल का, एंटी कंट्रोल का जो अपन ने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन किया वो सफिशिएंट नहीं है उसको टेस्ट करने के लिए, उसके इफेक्टिवनेस को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, अंडरस्टैंड को ऑब्टेन करना इफेक्टिवनेस को टेस्ट करने के लिए सफिशिएंट नहीं होता। ठीक है, जब तक कि कंट्रोल, कौन सा कंट्रोल ना हो, जब तक उसमें कोई ऑटोमेशन ना हो, क्योंकि ऑटोमेशन कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है फॉर द कंसिस्टेंट ऑपरेशन ऑफ द कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि अगर अपन ने ऑल एविडेंस ऑब्टेन किया कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ मैनुअल कंट्रोल का एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो वो एविडेंस, किसका एविडेंस नहीं बनेगा कि कंट्रोल ऑपरेट हो रहा है इफेक्टिवली अदर टाइम। ठीक है, एट अदर टाइम्स। अगर हमने मैनुअल कंट्रोल के इंप्लीमेंटेशन का ऑल एविडेंस ऑब्टेन किया एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो अदर टाइम पर भी वो ऑपरेट हो रहा है, उसका एविडेंस नहीं बन जाएगा वो एविडेंस। ठीक है, रिस्क दैट रिक्वायर्ड, एक मिनट, इसके बाद कौन सा टॉपिक है अपना? बेटा अब आता है रिस्क जो रिक्वायर करे स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। ठीक है, यानी सिग्निफिकेंट रिस्क कौन कौन से, तो ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से कौन से रिस्क सिग्निफिकेंट है, उसमें कम से कम अपन को ये तो देखना ही है, ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए अपन ने देखा था चैप्टर नंबर 1 से अपन ने 3 पॉइंट लिए थे। पहला कि मैनेजमेंट के सब्जेक्टिव डिसीजन लेता है मैनेजमेंट। ठीक है, दूसरा मैनेजमेंट फ्रॉड में इन्वॉल्व हो सकता है रिलेटेड पार्टी के साथ। ऐसे अपन ने 3 पॉइंट याद रखे थे। तो सब्जेक्टिव, डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो मेजरमेंट में सब्जेक्टिविटी कितनी है, यानी क्या मेजरमेंट के अंदर इन्वॉल्व है वाइड रेंज ऑफ मेजरमेंट अनसर्टेनिटी। यहाँ पर सब्जेक्टिविटी सिर्फ मेजरमेंट की ही बोलता है, क्या मेजरमेंट में इन्वॉल्व है वाइड रेंज ऑफ मेजरमेंट अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिविटी की बात हो गई। रिस्क ऑफ फ्रॉड की बात करता है कि वेदर रिस्क ऑफ फ्रॉड है क्या, और किसके साथ रिलेटेड पार्टी, तो क्या सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है क्या रिलेटेड पार्टी के साथ, ये देख लो। रिस्क के अंदर सिग्निफिकेंट मतलब कौन सा रिस्क सिग्निफिकेंट माने, तो क्या रिस्क ऑफ फ्रॉड है क्या रिस्क जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व है सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी, जो कि नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन है। सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ये नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन है। ठीक है, और अदरवाइज अपीयर टू बी अनयूजुअल, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स है और अनयूजुअल है, इसे नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद 3 पॉइंट चैप्टर नंबर 1 के लिए, 2 पॉइंट इसी चैप्टर के ले लो, चेंज और कॉम्प्लेक्सिटी। चेंज का पॉइंट ये है रिसेंट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक, और कौन कौन से चेंज है, इकोनॉमिक, अकाउंटिंग और अदर डेवलपमेंट्स। ठीक है, चलो चेंज के बारे में लिखना है, चेंज के बारे में लिख लेना, क्या रिस्क चेंज से रिलेटेड है क्या, चेंज में लिख देना कि इकोनॉमिक चेंज हो या रेगुलेटरी चेंज हो या लीगल चेंज हो, कुछ भी लिख देना एक्सेट्रा, जरूरी नहीं है सेम लाइन छापना। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, ये हो गए अपने सारे पॉइंट कवर। रिस्क के अंदर चैप्टर नंबर 1 के 3 पॉइंट देखने, जिससे 4 पॉइंट बन जाता है, और यहाँ के अपन को 2 पॉइंट देखने चेंज और कॉम्प्लेक्सिटी वाले। वहाँ के 3 पॉइंट कौन कौन से हैं, वहाँ के एक तो सब्जेक्टिविटी वाला, जजमेंट वाला, और एक फ्रॉड का रिलेटेड पार्टी के साथ जो कि नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर इसने बताया कि जो सिग्निफिकेंट रिस्क है वो किससे रिलेट करता है, नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन और जजमेंटल मैटर से रिलेट करता है। फिर ये नॉन रूटीन को समझाएगा, जजमेंटल को समझाएगा और सिग्निफिकेंट रिस्क को समझाएगा। सबसे पहले समझाता है नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन वो होते हैं जो अनयूजुअल वर्ड यूज कर देना है बस। ठीक है, जो अनयूजुअल होते हैं, क्यों, साइज या नेचर की वजह से, और इनफ्रीक्वेंटली अकर होते हैं। नॉन रूटीन, अनयूजुअल और इनफ्रीक्वेंटली अकर अपने साइज और नेचर की वजह से, अनयूजुअल अपने साइज नेचर की वजह से, और इनफ्रीक्वेंटली अकर होते हैं। उसके बाद ये बताता है कि जजमेंटल मैटर किसे बोलते हैं। जजमेंटल मैटर के अंदर अपन क्या करते हैं, अकाउंटिंग एस्टीमेट लेते हैं, बस अकाउंटिंग एस्टीमेट को जजमेंटल मैटर बोलते हैं, काफी इतना। ठीक है, वो तो फिर तुम लिख ही दोगे अकाउंटिंग एस्टीमेट, जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व है, सिग्निफिकेंट मेजरमेंट, ऊपर का छाप ही दोगे। ठीक है, उसके बाद है सिग्निफिकेंट रिस्क। सिग्निफिकेंट रिस्क इनहेरेंट रिस्क को बोला गया है, जिसके दोनों ज्यादा हो, मैग्नीट्यूड और लाइक्लीहुड। ठीक है, तो हायर लाइक्लीहुड हो और हायर मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, चलो एग्जाम्पल दे रखे फ्रॉड और रिलेटेड पार्टी, बाहर में जाए। नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन, हाँ अभी नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन कौन से होते हैं, जिसमें 4 चीज होती है। पहला, मैनेजमेंट का इंटरवेंशन, मैनुअल इंटरवेंशन और
मैनेजमेंट का इंटरवेंशन, मैनुअल इंटरवेंशन और नॉन रूटीन ट्रांसलेशन का नेचर। अब मैनेजमेंट का इंटरवेंशन किसमें? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में, ठीक है। मैनुअल इंटरवेंशन किसमें? डेटा कलेक्शन और प्रोसेसिंग के अंदर। मैनेजमेंट का इंटरवेंशन अकाउंटिंग के ट्रीटमेंट में, मैनुअल इंटरवेंशन कलेक्शन इसके अंदर, साथ में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो उसके अंदर, और वो नॉन रूटीन ट्रांसलेशन का नेचर। अरे नॉन रूटीन ट्रांसलेशन क्या होता है, ठीक है। ग्रेडर रिस्क ऑफ मैनेजमेंट फॉर नॉन रूटीन ट्रांसलेशन। नॉन रूटीन ट्रांसलेशन क्या होता है, उसके अंदर लिखा है नेचर ऑफ नॉन रूटीन ट्रांसलेशन, जिसमें क्या किसमें दिक्कत आए, डिफिकल्ट किसमें आए, विच में मेक इट डिफिकल्ट फॉर द एंटिटी टू इंप्लीमेंट, ठीक है, इफेक्टिव कंट्रोल इंप्लीमेंट करने में दिक्कत आए। नॉन रूटीन ट्रांसलेशन का नेचर ऐसा जिसमें इन कंट्रोल इंप्लीमेंट करने में दिक्कत आए। तो यहाँ पर ने 4 चीज पढ़ी, मैनेजमेंट का इंटरवेंशन, ठीक है, मैनुअल इंटरवेंशन, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, नॉन रूटीन ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। मैनेजमेंट का इंटरवेंशन, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट का इंटरवेंशन, मैनुअल इंटरवेंशन और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नॉन रूटीन होता है, ठीक है। चलो फिर यहाँ कुछ था, अब बकवास। चलो अकाउंटिंग एस्टिमेट को बोलते हैं। हाँ, एक चीज याद रखना, सबसे बढ़िया एग्जांपल है जजमेंट अबाउट फेयर वैल्यू। जजमेंटल मैटर को अकाउंटिंग एस्टिमेट बोलते हैं। इसमें भर भर के क्या इन्वॉल्व होता है, वाइड रेंज ऑफ मेजरमेंट, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती है, और उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है जजमेंट अबाउट फेयर वैल्यू। चलो, इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करना इंडिस्पेंसेबल पार्ट होता है ओवरऑल ऑडिट प्रोग्राम का, अलग नहीं होता उससे। और अगर तुम नहीं करोगे तो ऑडिट प्रोग्राम बर्डनसम, डिफिकल्ट, और वो क्या वर्ड यूज किया इसने, वील्डी, क्या, अच्छा बाद में आएगा क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, ये इंडिस्पेंसेबल पार्ट है, ठीक। ऑडिटर को ये एश्योरेंस प्रोवाइड करता है, रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है। चलो बाहर में जाएगा, अकाउंटिंग सिस्टम एडिकेटेड उसके बारे में, ठीक। वो किस में आता था, इवैल्यूएशन फॉर्मूलेट के अंदर आएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इवैल्यूएशन के अंदर तो सिर्फ ये आया इंडिस्पेंसेबल पार्ट, फॉर्मूलेट के अंदर आएगा। चलो ये तो बढ़ लिया अपन ने, अब वही आएगा क्या, ठीक। तो इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है, ठीक। अगर वो इवैल्यूएट नहीं करता तो उसके लिए ऑडिट प्रोग्राम जो है इम्प्रैक्टिकल, अनविल्डी, अननेसेसरी, हैवी बन जाएगा, ठीक है। और जो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है, प्रोग्राम तो डिफिकल्ट बन जाएगा, और ऑडिट का ऑब्जेक्टिव जो है वो लॉस हो जाएगा इन मास ऑफ एंट्रीज एंड ट्रांसैक्शन, वाउचर, सॉरी एंट्रीज और वाउचर्स, होगा 4। फिर अपन ने इसके अंदर एक चीज देखी कि अगर इंटरनल कंट्रोल वीक हो, ठीक है, तो 3 चीज होता है, बेनिफिट, फॉलोअप भी था। अरे हाँ सॉरी, देखो बेटा, ये अपन को 2 चीज के बारे में बोलता है, एक तो इवैल्यूएशन जरूरी है और साथ में फॉलोअप भी जरूरी है। अगर इंस्टॉल करने के बाद फॉलोअप प्रॉपर नहीं है तो ऑर्डर को ऐसा लगेगा, इस सिचुएशन में, इस सर्कमस्टेंसेस में ऑर्डर को लगेगा, ऑर्डर बिलीव करेगा कि सिस्टम ऑपरेशन में है, मगर इन रियलिटी वो ऑपरेशन में नहीं, ठीक है। इट मे नॉट बी इन ऑपरेशन। तो अगर फॉलोअप नहीं हो रहा तो ऑर्डर को लगेगा ऑपरेशन में है मगर ऑपरेशन में नहीं है, अगर फॉलोअप नहीं हो रहा तो ऑर्डर को लगेगा ऑपरेशन में मगर ऑपरेशन में नहीं। चलो बहुत अच्छा, 2 चीज़ की बात करता है यहाँ पर, इवैल्यूएशन भी जरूरी है, फॉलोअप भी जरूरी है। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है तो क्या होगा, फिर 3 काम कर लो, एडिशनल प्रोसेसर, ऑल्टरनेटिव प्रोसेसर, और हाँ 2 काम वो कर लो, 3 काम क्या, 4 काम कर लो, टेस्टिंग, लार्जर सैंपल, और इंक्रीज कर दो एरिया ऑफ चेकिंग को, 2 वहां से ले लिए ऊपर से, टेस्टिंग, लार्जर सैंपल, इंक्रीज एरिया ऑफ चेकिंग, और 2 यहाँ के ले लिए अपन ने, क्या, एडिशनल प्रोसेसर, ऑल्टरनेट प्रोसेसर, मतलब वो प्रोसेसर परफॉर्म करो जो रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, अदरवाइज माइट नॉट बी रिक्वायर्ड है, ठीक है, अदरवाइज माइट नॉट बी रिक्वायर्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है, वो प्रोसेसर परफॉर्म कर लो या एडिशनल प्रोसेसर परफॉर्म कर लो। अब इवैल्यूएशन आया, करो स्टार्ट, खत्म कर दे। चलो बेटा आज के लिए इतना ही, बाबा टेक के से आपका दिन मंगल में।